जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल गोल विद बोर्ड एग्जाम। प्यारे बच्चों, इस चैनल पर क्लास 10th की निरंतर तैयारी कराई जा रही है और आपका जो पेपर है वो जल्दी है। 18 फरवरी से पेपर होने वाले हैं। पहला पेपर हिंदी का है, आप जानते हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम हर सब्जेक्ट की वीडियो डाल लें। ये जो वीडियो है हिंदी के पेपर की है, यानी हिंदी सब्जेक्ट के लिए बहुत रामबाण औषधि का काम करेगी। हिंदी के हमने 2 वीडियो डाल दी हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, उनको भी देख लेना। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो इसके नीचे तुरंत आ जाएगा, आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो हम सोच रहे हैं कि आपकी तैयारी पूरी साल अच्छी रही होगी, लेकिन जब तक आपने प्रश्न नहीं देखा है कि पहले प्रश्न कैसे पूछे गए और बार बार आने की क्या संभावना, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, कौन कौन से बार बार रिपीट होते हैं, तब तक आपकी तैयारी अधूरी है और तब तक आपके अच्छे नंबर नहीं आ सकते हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग प्रश्न को देख लें, जो बार बार प्रश्न आ रहे हैं और कौन कौन से प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, कौन कौन से पूछने जाने की संभावना है, इन सब पर तैयारी हम करवा रहे हैं इस चैनल पर ही। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सभी को शेयर कर दें, अपने जितने भी मित्र हैं, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करोगे तो तुरंत आप जैसी वीडियो डालेगी तैसे ही आपके पास पहुंचेगी। और मैं आपको बता दूं कि जो हिंदी की वीडियो डाल रहे हैं और उसके बाद जैसे समय मिलेगा तुरंत हम सामाजिक विज्ञान की वीडियो भी डालते हैं। 2 वीडियो सामाजिक विज्ञान की भी डालती हैं, जो बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो वाली, और विज्ञान की 6-7 वीडियो पड़ी है, उनको देख लेना, ठीक है। और मैथ की भी डल रही है। तो ऐसे करके हम हर सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं कम समय में। समय कम बचा हुआ है, लेकिन इसमें बहुत रामबाण औषधि का काम करेगा ये वीडियो, जिसमें महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के जितने भी सवाल हैं, प्रश्न हैं, जो आने की संभावना है आते हैं, वो सब इसी में ही आपके आ जाएंगे निश्चित रूप से। और आप एक अलग से रफ ले लीजिए और उसमें नोट डाउन करते रहें और साथ ही साथ में लिखते जाएं, ठीक है, जिससे कि आपको याद होता रहेगा। और पूरा एक्सप्लेन को सुनें, वीडियो को कट बिल्कुल ना करें और स्किप ना करें, कट कट करके ना देखें, क्योंकि आप 10th क्लास से पढ़ाई कर रहे हो। आप कट कट कर देखोगे तो फिर क्या समझ में आ जाएगा। देखना है तो पूरा वीडियो देखो, नहीं देखना है तो पहले ही मत देखो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, तो आप इस चीज़ का विशेष करके ध्यान दें। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि बादल की मृत्यु की रचना किसकी है। तो बादल की मृत्यु ये रिपीट होता है बहुत बार, ये रचना है राम कुमार वर्मा जी की, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन कह रहा है कि किस कहानीकारक की कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित हैं। तो मानसरोवर के नाम से हैं मुंशी प्रेमचंद जी की। मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास का सम्राट कहते हैं। इनके बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं इन्होंने, ठीक है। कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, गोदान, ठीक है, और निर्मला, और बहुत सारी कहानियाँ हैं, जैसे ठाकुर का कुआ, कफन, पूस की रात, नमक का दरोगा, लिख लेना। मुंशी प्रेमचंद से बहुत चीज़ें पूछता है। और मुंशी प्रेमचंद जी के बचपन का नाम था धनपत राय, ठीक है। और इनका जन्म जो हुआ था वाराणसी में हुआ था, ये भी पूछ लेता है कभी कभार, उसके मन में आ गई तो मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है। तो ये अज्ञ का है, इनका है अज्ञ का। अगला प्रश्न कह रहा है कि अरे यावा वर रहेगा याद की विधा क्या है। ये क्या है, अरे या वर रहेगा याद। तो यह एक यात्रा साहित्य है, जो कि किनका है, यज्ञ का है, ठीक है। इनका ये, इनको लिख लेना, इसको भी पूछा जा सकता है कि ये किनका है। तो यज्ञ का है, सॉरी, यज्ञ का है, किनका, कौन क्या है, ये यात्रा साहित्य है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 5वां कह रहा है कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आत्मकथाएं चार लिखी गई थी, 4 में से कौन सी नहीं है। तो देखो, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी है, नीड का निर्माण भी है, नीड का निर्माण फिर से ये भी है, बसेरे से दूर ये भी है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है, मेरी आत्मकथा नहीं है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। बाकी मैं और भी आपको दिखा दे रहा हूँ, आप देख पा रहे हो, क्या भूलूं क्या याद करूं, जिस सबसे पहले इनकी आत्मकथा थी, ये भी पूछा जा सकता है पेपर में, 1969 में, लिख लेना। नीड का निर्माण फिर से 1970 में, बसेरे से दूर 77 में, और द्वार से सोपान तक 85 में। तो इनको ध्यान रखना, हरवंश राय बच्चन की, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन अगला है
छठवां कह रहा है कि रीत काल की काव्य भाषा क्या है। रीत काल में कौन सी काव्य भाषा थी? तो इसमें जो थी वो ब्रज थी। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है सातवां प्रश्न कह रहा है कवि भूषण की रचना नहीं है। तो कवि भूषण की रचना जो है नहीं है, ये पूछा। तो कवि भूषण की रचना कौन कौन सी है? तो लिख लेना शिवा वावली, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, ये तीनों हैं, ध्यान रखना। और रामचंद्र का पहली बार भी 2 बार वीडियो में आ चुका है, तो आपको ध्यान रखना। रामचंद्र का जो केशव दास की है, बहुत बार रिपीट होती है, केशव दास की लिख लेना ये। और 3 किन की हैं? तो कवि भूषण की हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के आधार पर पड़ा था। ये भी बहुत बार रिपीट होता है भैया। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, ठीक है, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, और द्विवेदी युग जो आता है वो 1900 से 1920 के आसपास आता है। ठीक है, तो आपको लिख लेना ये भी। अगला क्वेश्चन नंबर 7, वो 9 सॉरी, ये भी बहुत बार रिपीट होता है। 9वां कह रहा है कि तार सप्तक के कवियों को अज्ञ ने क्या कहकर संबोधित किया है। हर बार हर सेट में रिपीट होता है ये। तो देखो, तार सप्तक में 7 कवि आते हैं। पहली बात ये भी पूछ सकता, कितने कवि आते हैं? 7 कवि। और अज्ञ ने उन्हें क्या बोला है कि तो राहों का अन्वेषी कहा है, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि धूप के धान रचना किसकी है। तो धूप के धान जो है गिरिराज कुमार माथुर की है, यानी बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग लिख लेना। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न व्याकरण से है। साहित्य के प्रश्न 10 होते हैं, उसके बाद व्याकरण के प्रश्न आते हैं। व्याकरण के प्रश्न पहला है कि करुणा रस का स्थायी भाव क्या है। तो हमारे में 2 ही भाव हैं, 2 ही रस हैं, एक तो करुणा है और एक कौन सा है? हास्य है। 2 ही हैं 10th क्लास में। तो करुणा का क्या है? शोक होगा। और हास्य का क्या होता है? हास होता है। ये भी लिख लेना। ठीक है, चलिए प्रश्न अगला। प्रश्न 12वां कह रहा है कि एक अलंकार दिया गया, कौन सा है भैया? इसका उदाहरण देखते हैं। चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट झीन, मानहु सुरसरता विमल, जलद्रग उछरत जुग मीन। तो इसमें कह रहा अलंकार कौन सा है? तो देखो, एक अलंकार होता है उत्प्रेक्षा, जिसकी ट्रिक ध्यान रखना। जिस भी उदाहरण में ये शब्द आ जाए, मनु, मानु और जनु, जानू, ये शब्द आ जाए तो बोलना, वो समझ लेना वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, तो यानी सी ऑप्शन। और इसी को ही संभावना अलंकार भी बोलते हैं, इसमें संभावना होती है। तो 4 अक्षरों को देखना, मनु, मानु, जनु, जानू। तो देखो मानु यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि रौला छंद किस प्रकार का छंद है। तो देखो, रौला जो छंद होता है वो सममात्रिक छंद होता है, और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। लिख लेना ये बात, 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक सममात्रिक छंद और होता है जिसे बोलते हैं हम चौपाई। क्या बोलते हैं? चौपाई। चौपाई, इसको भी लिख लेना। ये भी सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में जो होते हैं 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 16 टोटल 4 चरण होते हैं, और रोला में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा मैंने आपको सोरठा भी पढ़ाया था, याद है? सोरठा, सोरठा होता है वो अर्ध सममात्रिक होता है, पूछा जा सकता है, अर्ध सममात्रिक होता है। सोरठा के पहले और तीसरे में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग लिख लेना। देखो, मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि मैं पेंसिल जो डिजिटल पेंसिल आती है उससे मैं लिखूँ। ठीक है, जो अपनी उंगली से लिख रहा हूँ मैं स्क्रीन पर, इसीलिए जो थोड़ा राइटिंग वैसा आ रहा है, समझ रहे हो ना। तो आप लोग, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लेना आराम से, मैं बार बार चीज़ों को रिपीट करता हूँ। ठीक है, तो आपके लिए जो मेहनत कराई जा रही है, और फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो ना, सबको शेयर कर रहे हो, भेज रहे हो, तो तब तक कैसे चलेगा काम। ठीक है,
लेकिन कंटेंट में कोई मिलावट नहीं होगी, आपको कंटेंट एकदम बढ़िया दिया जाएगा जिससे कि आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आ सकें। इस बात को ध्यान रखना। कम समय में, ये कोई नहीं कि मैं वीडियो आपको 2-2 घंटे, ढाई-ढाई घंटे, 3-3 घंटे की बनाऊँ, क्या फ़ायदा उसमें। आप लोग पहले एमसीक्यूज़ क्वेश्चन को पहले पक्का करो, और फिर उसके बाद में मैं और भी वीडियो लाऊंगा जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, जो लिखना कैसा होता है, कैसे लिखते हैं, वो सब पे मैं बात करूंगा। लेकिन आप लोग पेशेंस रखें और सबको शेयर करें, तब मुझे अच्छा लगेगा। तो सौरठा का आपको ध्यान रखना है। तो अर्धसम मात्रक छंद है, पहले तीसरे में 11 मात्राएं, दूसरे चौथे में 13 मात्राएं। और सौरठा का जो उल्टा होता है ना, सौरठा का कई पूछता है कि सौरठा का उल्टा क्या होता है, तो दोहा होता है। और दोहा में उल्टा होता है, तो इसका पहले और तीसरे में 13-13 मात्रा होंगी और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्रा होंगी, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न चलते हैं 14वां। कह रहा है कि अध्यक्ष में उपसर्ग क्या होगा। उपसर्ग किसे कहते हैं, जो शब्द के आगे लग करके अर्थ प्रकट करते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय पीछे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो आगे क्या लग रहा है अध्यक्ष में, तो अध्य लग रहा है। क्या लग रहा है, अध्य। तो इसलिए ए आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर आगे 15वां कह रहा है, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची और उससे सामुदायिक का बोध होता है उसे कहते हैं। तो कई बार बताया मैंने, संख्यावाची प्रथम पद होता है उससे बोलते हैं द्विगु समास। जैसे कि कई बार पेपर में आया है तिरंगा, तिरंगा। तो यहाँ तिर का मतलब तीन, तीन रंगों का तिरंगा हो गया, ठीक है। तो तिरंगा हो गया ये। या पंचवटी, पंचवटी पिछले वाले सेट में था पंचवटी। तो 5 वटों का समूह, तो यहाँ पंच का मतलब 5, पहला अक्षर संख्यावाची, उसे बोलते हैं हम द्विगु समास। इसके बाद और भी समास बता दे रहा हूँ। द्वंद्व समास, जिसमें दोनों ही पद क्या होते हैं, समान होते हैं, मतलब दोनों ही पद प्रधान होते हैं। जैसे कि लाभ हानि, और बीच में योजक का चिन्ह होता है, लाभ हानि ऐसे आ जाए। पाप पुण्य, पाप पुण्य, तो ये क्या होगा, द्वंद्व समास कहलाएगा। और अव्ययभाव समास, जिसमें आगे आ जाए, ठीक है, प्रत्यय आ जाए, ऐसे आ जाए, तो उसे अव्ययभाव समास कहेंगे। और बहुव्रीहि समास, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, किसी तीसरा पद जो होता है इसमें प्रधान होता है, ठीक है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जिसमें जैसे कि आता है दशानन, दशानन, 10 है आनंद जिसके, उसे बोलते हैं दशानन, ठीक है, ऐसे करके आ जाएगा। या लंबोदय, लंबा है उदय जिसका, जैसे गणेश जी, दशानन में रावण, ठीक है। या नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो शंकर जी, तो उसके लिए देन तीसरे के बारे में बताएगा, उसे बहुव्रीहि समास कहेंगे। लेकिन पहला संख्यावाची है पद, तो उसे द्विगु समास कहेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। अगला कह रहा है कि खीर शब्द का तत्सम है। खीर जो है वो तत्सम शब्द है, तो तत्सम क्या होगा, तो ख का ध्यान रखना क्षेत्र वाला हो जाता है, तो इसका हो जाएगा क्षीर, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न कह रहा है कि तस्मयी में विभक्ति और वचन बताओ। तो मैंने कल पूरी आपको टेबल बताई थी, उस टेबल को याद करें ना, कहीं से भी पूछ सकता है। तो जहाँ भी दो चोटी लग रही हो तो वो अधिकांश चतुर्थ विभक्ति में बनता है, तो यानी चतुर्थ विभक्ति और एक वचन इसका आंसर होगा, ठीक है। बाकी मैं टेबल भी आपको एक बार दिखवा दे रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। 18वां कह रहा है कि जिस वाक्य से आश्चर्य दुख सुख का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं। तो उसे विस्मयवादी बोधक कहते हैं, जिसमें आश्चर्य दुख सुख, ठीक है, घृणा ईर्ष्या ये शब्द आते हैं, उसे विस्मयवादी बोधक कहते हैं। और इसका चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 20 का सही आंसर। अगला 19वां और 20, 2 प्रश्न और रह गए। तो वीडियो को सभी लोग लाइक करें और शेयर जरूर करें, ठीक है। आगे 19वां कह रहा है कि रोहन से चला नहीं जाता। तो भाव है इसमें, मुझसे उठा नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता, ऐसे आए तो भाव है, तो इसे क्या है, भाववाचक। कृत्य वाच्य का है ये। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कृत्यवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की, और भाव में भाव की। 20वां प्रश्न लास्ट प्रश्न है ये। कह रहा है कि अविकारी शब्द किसे होते हैं। अविकारी शब्द जो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण पर आदि का प्रभाव नहीं पड़ता, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना तो संज्ञा का, ना सर्वनाम का, ना क्रिया का, ना विशेषण का। तो देखो बालक पर तो प्रभाव पड़ता है, पुस्तक भी पड़ेगा, पुराना भी पड़ेगा, क्रिया वचन इन सब पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन निकट जो है वो अविकारी शब्द है, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं, और ये तीसरा वीडियो है, सबको शेयर करें
और ऐसे ही वीडियो आपकी निरंतर आती रहेगी और आपके लिए तैयारी कराई जा रही है। तो इसीलिए आप लोग खुद सोचो कि पहला चैनल है, नया चैनल है, तो सबको शेयर करोगे तभी तो मेहनत करूँगा बढ़िया से, जिससे कि आपका अच्छे से अच्छे पेपर में नंबर आ सकें। ठीक है, तो धन्यवाद, इतना ही बहुत है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम। कमेंट करके बताना कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो।